यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे का विरोध। सुबह 6 बजे शाही मस्जिद में सर्वे करने गई टीम पर लोगों ने पथराव किया। सर्वे टीम और पुलिस का लोगों ने विरोध किया। पुलिस ने संभल में मोर्चा संभाला। हल्का लाठीचार्ज करके और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर किया गया। आज संभल में सुबह 6 बजे उस वक्त स्थिति बिगड़ गई जब एक बार फिर सर्वे करने के लिए टीम जामा मस्जिद पहुंची थी। इस दौरान भीड़ ने सर्वे टीम को घेर लिया। गुस्साए लोगों ने आगजनी की। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। अब स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन ने लोगों पर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद के प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में भी सर्वे किया गया था। मौके पर संभल के डीएम भी पहुंचे। डीएम राजेंद्र पौसिया ने कहा कि सर्वे पूर्ण हो चुका है और सर्वेक्षण टीम को हमने सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंचा दिया है। डीएम ने कहा स्थिति नियंत्रण में है। जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। टीम को सुरक्षित हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी। संभल में सर्वे के दौरान पथराव पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा न्यायालय के आदेश का पालन करवाना ये सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर मंथन। महायुति के सभी विधायकों को बुलाया गया मुंबई। आज नाम पर हो सकता है फैसला। मुंबई में महायुति के चुने गए विधायकों की बैठक होगी और इस दौरान विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। फिर महाराष्ट्र के अगले सीएम के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में महायुति की बंपर जीत हुई। महाराष्ट्र में चला बटोगे तो कटोगे नारा। 288 सीटों में से 230 सीटों पर जीती महायुति। सबसे ज्यादा 132 सीटें बीजेपी जीती। शिवसेना ने 57, अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर कब्जा किया। महाविकास अघाड़ी दल में कांग्रेस, यूबीटी और शरद पवार गुट केवल 46 सीटों पर सिमटा। महाविकास अघाड़ी में हार का मंथन। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के बाद सूत्रों के हवाले से खबर महायुति गठबंधन में बनेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई विवाद नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पहले से ही तय था कि चुनाव के बाद 3 दलों के नेताओं की सहमति से होगा फैसला। महाराष्ट्र नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान। मोदी के नारे को दोहराया। कहा एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में से एकनाथ शिंदे की 57 सीटों पर कब्जा। बीजेपी के बाद महाराष्ट्र में दूसरे बड़े नंबर पर रही शिवसेना। महाराष्ट्र में अजित गुट को एनसीपी का जबरदस्त प्रदर्शन। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी एनसीपी। चुनाव आयोग के मुताबिक एनसीपी ने जीती 41 सीटें। अपने चाचा शरद पवार से अलग हुए अजित पवार का महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन। अजित गुट ने 41 सीटों पर दर्ज की जीत। महाराष्ट्र में जीत के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महायुति गठबंधन के तीनों नेताओं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को फोन पर दी बधाई। उद्धव ठाकरे का बयान कि चुनाव परिणाम को देखते हुए पता नहीं चल रहा कि लोगों ने महायुति को वोट क्यों दिया, यह पता लगाना होगा। महायुति जीती है तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मुंबई में जश्न मनाने के बाद देवेंद्र फडणवीस पहुंचे नागपुर। आरएसएस के नेताओं से आज मुलाकात संभव। बीजेपी के चुनाव जीतने में आरएसएस की मानी जा रही है अहम भूमिका। महाविकास अघाड़ी की बार की बात संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राउत ने कहा कि हम निराश नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र की जनता दुखी है, खुश नहीं है। कहां है जश्न? बीजेपी दफ्तर या एकनाथ शिंदे के आवास पर जरूर कुछ हुआ होगा, लेकिन जो नतीजे आए हैं उससे लोग अभी हैरान हैं। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र की रक्षा के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए हम सभी को एक साथ आना होगा। महाराष्ट्र में हार के बाद उद्धव ठाकरे का महायुति सरकार पर बड़ा हमला। कहा यह परिणाम आश्चर्यजनक। लोकसभा के 4 महीने बाद ऐसा परिणाम, ऐसा इन्होंने क्या किया कि ऐसा परिणाम आया। झारखंड की जनता ने हेमंत सरकार पर फिर से भरोसा जताया। रुझानों में जेएमएम गठबंधन बहुमत के पार 55 सीटों पर बढ़त। बीजेपी गठबंधन 34 सीटों पर आगे। झारखंड में हेमंत सोरेन का शानदार प्रदर्शन। बीजेपी को पछाड़कर जेएमएम ने 81 में से 34 सीटों पर मारी बाजी।
चुनाव आयोग के मुताबिक झारखंड में बीजेपी के खाते में 21 सीटें, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। झारखंड में 81 सीटों में से 16 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। जेएमएम और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस। चुनाव परिणाम के बाद हेमंत सोरेन का बयान, कहा कि झारखंड की जनता, आधी आबादी युवा और किसानों को धन्यवाद, झारखंड की जनता का किया आभार। हेमंत सोरेन का बयान, कहा लोकतंत्र की इस परीक्षा को हमने पास किया, झारखंड में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन काफी बेहतर, प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी और मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं। यूपी उपचुनाव में 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ और करहल सीट जीती। योगी बोले जनता ने सपा के लूट और झूठ की राजनीति का अंत किया। यूपी उपचुनाव की कुदरकी सीट पर जीत के बाद सीएम योगी का बयान, कहा यह राष्ट्रवाद, विरासत और विकास की विजय है, हर व्यक्ति को अपने जड़ और मूल की याद आती है। यूपी की कुंदरकी सीट पर जीत के बाद सीएम योगी का बयान, कहा कुंदरकी की विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। यूपी उपचुनाव पर बीजेपी और सपा में जुबानी जंग जारी। अखिलेश यादव ने कहा कुंदरकी में सरेआम लोगों को वोट डालने से रोका गया। अखिलेश यादव ने कहा स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं, राष्ट्रपति और माननीय सुप्रीम कोर्ट मामले को देखें और स्वतः संज्ञान लें। अखिलेश पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा सपा का फर्जी पीडीए या परिवार डेवलपमेंट एजेंसी उपचुनाव में धाराशाही हुआ। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर कसा तंज, कहा 27 तो छोड़िए 47 तक इंतजार कीजिए अखिलेश जी। महाराष्ट्र में जीत के बाद पीएम मोदी का दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ महाराष्ट्र के लोगों ने राष्ट्रहित के लिए बीजेपी को खुलकर वोट दिया। पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा महाराष्ट्र ने कुर्सी फर्स्ट को नकारा, एक हैं तो सेफ हैं, कोई ताकत 370 वापस नहीं ला सकती। पीएम मोदी ने वक्फ कानून का जिक्र करते हुए कहा कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं की परवाह, इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड भी है। पीएम मोदी का बयान, कहा बाबा साहेब ने जो ये संविधान दिया है ना, हम उस संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान नहीं है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजों में प्रियंका ने बड़े मतों से दर्ज की जीत। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी पर चला था दांव। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी की प्रचंड जीत, लगभग 4 लाख से ज्यादा वोटों से प्रियंका ने दर्ज कराई जीत। राहुल के बाद वायनाड में प्रियंका बनी जनता की पहली पसंद। वायनाड में जीत के बाद प्रियंका गांधी ने पोस्ट कर जनता का आभार जताया, कहा आपने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं और अभिभूत हूं। प्रियंका गांधी का बयान, कहा जिस व्यक्ति को आपने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है वो आपकी आशाओं पर खरा उतरेगा, मैं संसद में आपकी आवाज बनने के लिए उत्सुक हूं। वायनाड में जीतने के बाद प्रियंका ने की राहुल गांधी की तारीफ, कहा मेरे भाई राहुल सबसे बहादुर हैं, मुझे रास्ता दिखाने और हमेशा मेरा साथ देने के लिए राहुल का धन्यवाद। कल से शुरू हो रहे संसदीय सत्र को लेकर आज सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। शीतकालीन सत्र में किन मुद्दों पर बहस होगी, क्या बिल है, उसको लेकर सभी दलों से केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक है सत्र। आज वक्फ संशोधन विधेयक पर सम्मेलन, जमीयत उलेमा बिहार ने बुलाई है अहम बैठक। वक्फ संशोधन विधेयक के सम्मेलन में सभी मुस्लिम संगठनों के प्रमुख करेंगे शिरकत। सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी होंगे शामिल। सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को निमंत्रण। सम्मेलन के बाद घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। पंजाब में 4 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर कांग्रेस बीजेपी मुकाबला चाय। विजयनगर से कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत को 1 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। मध्य प्रदेश की बीजापुर सीट पर उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी एवं वन मंत्री रामनिवास रावत ने दिया पद से इस्तीफा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, हार की समीक्षा करेंगे।
दिल्ली में आपने लॉन्च किया चुनावी कैंपेन रेबड़ी पर चर्चा। केजरीवाल ने महिलाओं से किया एक और बड़ा वादा। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में महिलाओं के लिए एक और रेबड़ी 1000 रुपए मासिक सहायता जल्द ही की जाएगी शुरू। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी दिल्ली में सभी मुफ्त सुविधाएं बंद करना चाहती है कि पिछले एक दशक से बीजेपी ने आप सरकार के विकास कार्यों को रोकने का काम किया है। मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं से खास अपील की। पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को बताया वैश्विक। पीएम ने कहा पूरे देश से लोगों ने इस अभियान में बहुत उत्साह से भाग लिया है। पीएम मोदी ने कहा अब यह पहल दुनिया के अन्य देशों तक भी पहुंच रही है। गुयाना की मेरी हाल की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली, उनकी सास और परिवार के अन्य सदस्य मेरे साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा आज एनसीसी दिवस है। मैं स्वयं ही एनसीसी कैडेट रहा हूं। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा को भावना पैदा करती है। मन की बात में पीएम मोदी ने की घोषणा कि खास तरीके से मनाई जाएगी विवेकानंद जयंती। इस अवसर पर 11 और 12 जनवरी को भारत मंडपम में युवाओं का महाकुंभ होगा। विदेशी मेहमान भी आएंगे। छोटे किसानों के कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाने और लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन। कल से 30 नवंबर तक भारत मंडपम में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। आईसीए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र के बाद रोशेल पार्टनर्स अवार्ड्स प्रदान भी किए जाएंगे। एक तो 130 साल के लंबे इतिहास में यह पहली बार है कि वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा का आयोजन भारत में हो रहा है। कार्यक्रम में भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे और फिजी के डिप्टी पीएम भी मौजूद होंगे। कोल्हापुर में स्कूल की लापरवाही से दर्दनाक हादसा। एक छात्र पर गिरा स्कूल का गेट। हादसे में छात्र की मौत। जंग लग जाने की वजह से गेट खराब हुआ और कई बार शिकायत भी की गई पर गेट हटाया नहीं गया। छठी क्लास के बच्चे पर भारी भरकम गेट गिर गया। बच्चे की मौत से लोगों में आक्रोश है। दिल्ली में प्रदूषण फिर गंभीर श्रेणी में पहुंचा। 467 पहुंचा। एक्यूआई रविवार सुबह दिल्ली में स्मॉग की परत थी। धूल प्रदूषण को कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी वाहन पानी का छिड़काव कर रही है। दिल्ली में अभी भी लागू है ग्रैब 4। 1 से 2 दिन की राहत के बाद फिर से दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण। एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ने से लोग परेशान। सांस में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत। दिल्ली एनसीआर में बच्चों की ऑनलाइन क्लास 23 से बढ़ाकर 25 नवंबर तक की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऑनलाइन क्लास की जा रही है। यमुना नदी में जहरीली झाग तैरता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल और स्पीति जिलों के ऊंचे इलाकों में शनिवार को रुक रुक कर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हुआ। प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली एनसीआर पर ठंड और कोहरे का डबल अटैक। उत्तर भारत में शीतलहर के बाद तापमान गिरा। दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार में तेजी से मौसम बदला। बिहार के 11 जिलों में ठंड ने टेंशन बढ़ाई। उत्तरी भागों में घना कोहरा, अलर्ट जारी। वहीं यूपी, एमपी में लोग ठंड से निपटने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने एयरपोर्ट हाईवे पर सतर्कता बरतने की सलाह दी। सुबह और देर रात को कोहरा बढ़ने का अंदेशा जताया गया। राजस्थान में तापमान में गिरावट के कारण अजमेर शहर में कोहरा छाया। लोग खुद को गर्म रखने के लिए आग के पास बैठे नजर आए।